गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम एंजाइम की संरचना पढ़ेंगे। अब तक हमने एंजाइम का इतिहास और उसकी कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तब तक हमें पता चला है कि एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति के बारे में खोजें की गई थी कि वह एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति है, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सुमनर, नॉर्थरॉप तथा स्टेनले नामक तीनों साइंटिस्ट को, कि उन्होंने ये बताया था कि सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट किया गया है कि सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, परंतु सभी सारे के सारे प्रोटीन जो हैं वो एंजाइम नहीं हो सकते। ये बात हमें अपने माइंड में रखनी होगी। कुछ एंजाइम तो हैं वो पूर्णतः ही प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि पेप्सिन तथा यूरिएज, जो कि यूरिया का जल अपघटन करते हैं। पेप्सिन जो कि पेप्सिनोजन जो इसका निष्क्रिय रूप है, और ये प्रोटीन के पाचन में काम में आने वाला एंजाइम है जो आमाशय में स्रावित होता है। और वैसे ही कुछ एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन तथा अप्रोटीन वाले भाग दोनों से मिलकर बने होते हैं, और इस एंजाइम को, जिसके अंदर प्रोटीन भाग तथा अप्रोटीन भाग दोनों मिले हुए हों, उन्हें हम हॉलो एंजाइम या फिर पूर्ण एंजाइम कहते हैं। हॉलो मीन्स हॉल, यानी कि पूरा, WHOLE, हॉल, हम पूरे का पूरा बोलते हैं जिसको, वो हॉलो एंजाइम, या फिर हम उसको हिंदी में पूर्ण एंजाइम भी कह सकते हैं। तो हॉलो एंजाइम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन भाग होता है, दूसरा अप्रोटीन भाग होता है। प्रोटीन भाग को हम एपो एंजाइम कहते हैं और अप्रोटीन भाग को हम कोफैक्टर या सहकारक कहते हैं। एपो एंजाइम क्या है, ये प्रोटीन युक्त भाग होता है एंजाइम का। हम पूर्ण एंजाइम की बात कर रहे हैं, हम केवल एक प्रोटीन से बने हुए एंजाइम की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम पूर्ण एंजाइम यानी कि हॉलो एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो एक एंजाइम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन युक्त भाग तथा अप्रोटीन युक्त भाग। तो प्रोटीन युक्त भाग को हम एपो एंजाइम कहेंगे और अप्रोटीन वाले भाग को हम सहकारक या कोफैक्टर कहते हैं। एपो एंजाइम के अंदर कोई भी प्रोटीन हो सकती है जो कि किसी भी रूप में एक संलग्न स्थल का निर्माण करती है। इस पर कई सारे सक्रियक स्थल होते हैं जहाँ पर एंजाइम जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हुए क्रियाकारकों के साथ रासायनिक संबंध बनाता है और उसके बाद अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। और अप्रोटीन युक्त भाग जो है उसको हम सहकारक कहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, एक एंजाइम के अंदर नहीं, अलग अलग प्रकार के एंजाइमों के अंदर अलग अलग प्रकार के सहकारक या कोफैक्टर हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो ग्रुप में आते हैं उनको हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटीन युक्त भाग के साथ में एक कार्बनिक प्रकृति युक्त जो है पदार्थ वो दृढ़तापूर्ण बंधा हुआ होता है। कार्बनिक प्रकृति का जो यौगिक है वो पूरे दृढ़तापूर्वक बंध से बंधा रहता है। तो उस प्रकार के सहकारक को हम एंजाइम का प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये कार्बनिक प्रकृति के जो यौगिक होते हैं, जब वो एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग के साथ जुड़े हुए हों, उनको हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। इसके उदाहरण यदि हम देखें तो साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन जो हैं वो सहकारक का प्रोस्थेटिक समूह हैं। वैसे ही कुछ एंजाइम्स में सहकारक के रूप में आसानी से पृथक हो सकने योग्य कुछ यौगिक जुड़े रहते हैं, जिनको हम सह एंजाइम या को एंजाइम कहते हैं। और इनके अंदर कोई भी पूरा दृढ़तापूर्वक बंध नहीं होता, इसीलिए इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर NAD, NADP या फिर FAD और कोएंजाइम A। NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन
डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, क्योंकि इसके साथ पी भी है इसीलिए इसके साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है तो वो NADP बना देता है। FAD का पूरा नाम होता है फ्लेवो एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम ए, COA को हम कोएंजाइम ए कहते हैं। तो ये यौगिक यदि जुड़े हुए हैं किसी भी प्रकार के एंजाइम के अंदर तो इन यौगिकों को हम एंजाइम का कोएंजाइम कहते हैं, यानी कि सह एंजाइम। उसके बाद यदि किसी एंजाइम के अंदर कोई अकार्बनिक प्रकृति की कोई धातु का आयन जुड़ा हुआ है तो उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। उस प्रकार के सहकारक को हम सक्रियक या एक्टिवेटर कहते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति अकार्बनिक होती है और वो एक धातु आयन होते हैं। वो किसी भी प्रकार के प्रोटीन को सक्रिय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं, इसीलिए हम उनको एक्टिवेटर या सक्रियक कहते हैं। Fe यानी कि लोहा जो है बहुत अच्छा सक्रियक है और ज़्यादातर एंजाइम्स के अंदर यदि कोफैक्टर सक्रियक के रूप में है तो वहाँ पर Fe पाया जाता है। अब एक आपके लिए यहाँ याद रखने योग्य चीज़ है कि अगर हम हॉलो एंजाइम से सह एंजाइम को अलग करना चाहें, सह एंजाइम ये है ना कि ये अगर इसी का भाग है ये, अगर सह एंजाइम रूपक कोई भी सहकारक है हम उसको हॉलो एंजाइम से अलग करना चाहें, यानी कि एपो एंजाइम से इसको अलग करना चाहें तो हम उसे डायलिसिस की प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि अगर आपको हॉलो एंजाइम से सक्रिय जो कि सहकारक के रूप में वहाँ पर कोई पृथक हो सकने योग्य कोई पदार्थ बंधा हुआ है, हम उसको अलग करना चाहें तो हम कौन सी विधि से अलग करें? तो हॉलो एंजाइम से सह एंजाइम को अलग करना है तो हम डायलिसिस की प्रक्रिया अपना सकते हैं और इसे आसानी से अलग किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी दृढ़तापूर्वक बंध नहीं होता। ये आसानी से पृथक हो सकने योग्य ढीले बंधों से ही बंधे होते हैं। अब हम एंजाइम के कुछ विशिष्ट गुण देखते हैं। एंजाइम की प्रकृति प्रोटीन होती है, ये हमने अभी तक पढ़ा है, और प्रोटीन जो है वो कोलॉइडल नेचर के होते हैं, कोलॉइडी प्रकृति होती है इनकी, क्योंकि इनका जो है पृष्ठीय घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और ये एक ब्रॉड एरिया देते हैं किसी भी पदार्थ को अभिक्रिया करने के लिए, एक काफ़ी लंबा स्थल देते हैं, लंबा चौड़ा, इसीलिए ये कोलॉइडी प्रकृति के होते हैं। और एंजाइमों में कुछ विशेष प्रकार की विशिष्टताएं पाई जाती हैं, कुछ विशेष प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इनके द्वारा जो भी क्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं, जिन रासायनिक क्रियाओं को ये एंजाइम उत्प्रेरित करते हैं उन्हीं के आधार पर इनमें विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं पाई जाती हैं। सबसे पहली है निरपेक्ष विशिष्टता, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इस विशिष्टता वाले जो भी एंजाइम होते हैं वो केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे एक एंजाइम है वो केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करे, उसी आधार पर उनका नाम रखा जाता है। जैसे यूरिएज जो एंजाइम है वो यूरिया के जल अपघटन करने में ही काम आता है, उसके अलावा वो कोई और अभिक्रिया को उत्प्रेरित या संदमित नहीं करता। कुछ एंजाइम जो हैं वो संबंधित जो इनका क्रिया कारक है उसके किसी समूह विशेष पर ही उत्प्रेरण का कार्य करते हैं। इस विशिष्टता को एंजाइमों की समूह विशिष्टता कहते हैं। जैसे हेक्सोकाइनेज जो है वो हेक्सो शर्करा की विभिन्न प्रक्रियाओं पर क्रियाशील होते हैं। हेक्सोकाइनेज जो है वो विभिन्न प्रकार की जो हेक्सोज शर्कराएं हैं उन्हीं की क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, उन्हीं पर ही क्रियाशील होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हेक्सोज शर्करा हो। 6 कार्बन युक्त शर्करा वो उसी को उत्प्रेरित करते हैं। 5 कार्बन वाली शर्करा पर उत्प्रेरण नहीं करेंगे, 4 कार्बन वाली शर्करा को उत्प्रेरित नहीं करेंगे, इसके अलावा वो और कुछ शर्करा पर क्रियाशील नहीं होते। उसके बाद आती है बंध विशिष्टता। कुछ एंजाइम केवल कुछ रासायनिक बंधों की पहचान कर इन्हीं पर क्रियाशीलता दर्शाते हैं और उन्हीं पर ही वो क्रियाशील रहते हैं। जैसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है वो पिरिमिडीन क्षारक के 3 प्राइम सिरे पर ही
फॉस्फोडाइएस्टर बंध का जल अपघटन करता है। वो सिर्फ 3' सिरे पर ही क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर जो बंध बनता है उसका जल अपघटन करता है। उसके अलावा वो किसी और बंध या अभिक्रिया पर क्रियाशील नहीं रहता। इस प्रकार की विशेषता को एंजाइमों की बंध विशिष्टता कहते हैं। उसके पश्चात कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार के त्रिविम समायवी जो होते हैं, केवल उन्हीं पर ही क्रियाशील रहते हैं। इन्हें एंजाइमों की स्टेरियोस्पेसिफिसिटी कहते हैं, क्योंकि वो एक त्रिविम विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। स्टेरियोस्पेसिफिसिटी मतलब कोई एंजाइम केवल त्रिविम समायवी पर ही क्रियाशील होता है तो उसे उस एंजाइम की त्रिविम विशिष्टता कहते हैं। जैसे एमिनो अम्ल ऑक्सीडेज जो है वो केवल लीवो एमिनो अम्ल द्वारा होने वाली अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करता है। केवल वो लीवो एमिनो अम्ल द्वारा होने वाली अभिक्रियाओं को ही उत्प्रेरित करता है। डी एमिनो अम्ल पर वो प्रभावित नहीं होता। ये तो थी एंजाइम की विशिष्टता। हमने एंजाइम की विशेषताएं पढ़ी हैं, बंध विशिष्टता, समूह विशिष्टता, त्रिविम विशिष्टता और निरपेक्ष विशिष्टता। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको पूरे ध्यान से याद कीजिएगा, समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करें या फिर हमसे कांटेक्ट कर लें। उसके पश्चात हम एंजाइम का आकार देखते हैं। एंजाइम बहुत वृहद आकार के होते हैं। जो इसका कॉलोइडल नेचर है वो ही बता देता है कि एंजाइम बहुत बड़े सरफेस पर फैले हुए रहते हैं ताकि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं को एक क्रिया स्थल मिल सके, बहुत ब्रॉड क्षेत्र मिल सके, बहुत लार्ज क्षेत्र मिल सके। एंजाइम अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाधारों से अभिक्रिया कर सकते हैं। किसी भी प्रकृति की अभिक्रिया है, चाहे वो अम्लीय है या क्षारीय है, उस पर एंजाइम अपनी क्रियाशीलता दर्शा सकते हैं। और एंजाइम कुछ विशिष्ट प्रकार की अवस्थाओं में अपनी सर्वोत्तम क्रियाशीलता का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस गुण को एंजाइमों की इष्टता कहते हैं, एंजाइम ऑप्टिमा कहते हैं, क्योंकि एंजाइम कुछ विशेष प्रकार के पीएच लेवल, विशेष प्रकार के तापमान, उन पर बहुत अधिक क्रियाशीलता दर्शा सकते हैं। इसीलिए एंजाइम कुछ इष्टता का गुण भी रखते हैं, अपनी अनुकूल परिस्थितियों का गुण भी रखते हैं कि अगर ये परिस्थितियां हैं तो एंजाइम बहुत अच्छे तरीके से क्रियाशीलता दर्शा सकते हैं। उसके पश्चात आता है एंजाइम संदमन या निरोधन, एंजाइम इनहिबिशन। कुछ विशेष प्रकार के रसायन जो हैं वो एंजाइम की क्रियाशीलता को मंद कर सकते हैं। एंजाइम अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। अगर हमें अभिक्रिया का वेग कम करना है तो हम एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर सकते हैं। एंजाइमों में संदमित होने का गुण भी होता है, परंतु उनके लिए किसी विशेष प्रकार के संदमक का यानी कि किसी रासायनिक पदार्थ, किसी केमिकल की आवश्यकता ज़रूर होती है और इस केमिकल को हम एंजाइम विष कहते हैं या एंजाइम निरोधक कहते हैं। तो एंजाइम निरोधकों के द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसे हम एंजाइम निरोधन या एंजाइम संदमन कहते हैं। तो एंजाइम को अपनी सुविधा के अनुसार क्रियाशील या फिर संदमित किया जा सकता है। ये भी एंजाइमों का एक विशिष्ट गुण है। तो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन चल रहा है बच्चों, आप ध्यान से पढ़ते रहिए। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।